हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट पेपर की 30 यूनिट शुरू कर रहे हैं। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य की विजय और उसका प्रशासन, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, हिज कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर ये चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक है, इसने नंद वंश का ख़त्म करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसमें हम इसके प्रधानमंत्री और गुरु को भी पढ़ेंगे, जिसका नाम चाणक्य है। आप जानते हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, अलग अलग नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की ये मौर्य वंश की स्थापना को लेकर कहानी ऐसे है कि जो अलेक्जेंडर था, सिकंदर यूनानी शासक, उसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। तो वहाँ पर जो है उसके आक्रमण की वजह से अव्यवस्था हो गई थी। तो ये ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है, हाँ आप लोग पढ़ा होगा कि जो पोरस से जो युद्ध किया था और उससे फिर उसकी वीरता से खुश होकर उसका राज्य लौटा दिया था, उससे दोस्ती कर ली थी। उसके बाद इसकी सेना ने जो व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो उसके पीछे रीजन यह था कि पोरस जो हिंदू राजा था उस क्षेत्र का, तो उसकी सेना जो है सिकंदर की सेना के सामने काफ़ी छोटी थी, लेकिन उस सेना ने इतनी बहादुरी के साथ युद्ध किया था कि सिकंदर जो है हारते हारते बचा था। तो इससे सेना का मोरल डाउन हो गया सिकंदर की, कि जब से इतनी छोटी सेना हमें हराने के लेवल में पहुंच गई थी। तो घनानंद की जो नंद वंश की जो पाटलिपुत्र मगध की सेना थी, वो तो बहुत पावरफुल थी। तो उसके सामने हम टिक पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसको लेकर के जो है जो उनकी सेना में डर था। दूसरा, सिकंदर विश्व विजय अभियान के लिए निकला था। तो विश्व विजय अभियान को निकले हुए काफ़ी वर्ष हो गए थे। तो सेना जो है बोलने लगी कि अब उनको जो है उनके घर की याद आ रही है, तो उन्हें घर जाना है। तो दो रीजन थे कि जो सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। सिकंदर ने बोल रखा था कि विश्व विजय के लिए जब समुद्र आ जाएगा तो मतलब धरती खत्म पूरी हो जाएगी, वहाँ तक हमारा अभियान चलेगा। लेकिन अब सेना ने मना कर दिया आगे बढ़ने से, तो फिर ये मनाने में भी असफल रहा सिकंदर। और फिर फाइनली व्यास नदी से वापस जो सिकंदर की सेना लौट जाती है। तो इस आक्रमण से जो है इस क्षेत्र में, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पूरी तरह अव्यवस्था हो गई थी। तो यहाँ पर जो गंधार का जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य है विष्णुगुप्त, यानी कौटिल्य या चाणक्य जिसको बोलते हैं। तो इसी की चर्चा करने के लिए वो नंद वंश के राजा घनानंद के दरबार में गया, लेकिन घनानंद ने उसका अपमान किया दरबार के अंदर। तो दरबार में अपमान करने पर जो है चाणक्य ने अपनी, ब्राह्मण था, गुरु था, शिक्षक था, तो उसने अपनी चोटी की जो शिखा है उसको, चोटी को बांध गांठ लगा के प्रण लिया था। घनानंद को बोला था कि जब तक तेरे नंद वंश को ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक जो है चैन से नहीं बैठूंगा। उसके बाद जो है चाणक्य वहाँ से निकला, और चाणक्य निकला तो वहाँ से वो इसी प्लान से निकला कि उसे कैसे करके इस नंद वंश को ख़त्म करना है। तो वो आ रहा था, तो रास्ते में उसको जो है एक प्लान में था कि उसको एक ऐसा युवा लड़का चाहिए, टैलेंटेड, जो जिसको नेतृत्व प्रदान करके उसको मैं ट्रेनिंग करके ट्रेंड करूं और नंद वंश के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार करूं। तो वो आ रहा था, तो रास्ते में उसने जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो है खेल रहे थे, एक खेल खेल रहे थे जिसका नाम था राज किलम खेल। इस खेल में क्या होता था, एक बच्चा राजा बनता है, उसके कुछ दोस्त जो है उसके दरबारी बनते हैं, कुछ उसके सैनिक बनते हैं, कुछ बच्चे जो जनता बन करके उससे न्याय मांगने आते हैं, उससे हेल्प मांगने आते हैं। तो वो खेल बच्चे खेल लेते हैं। उस खेल को देख करके चाणक्य को ये विश्वास हो गया कि जो बच्चा राजा बन के बैठा है, ये मेरा वही है जिस बच्चे को मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसको लेके मुझे ट्रेंड करना है नंद वंश को ख़त्म करने के लिए। तो वो बच्चा था जो चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसको जो है उसके परिवार वालों को 1000 रुपये, 1000 कांसा यानी चांदी के सिक्के देकर चाणक्य ने उसको खरीद लिया, और फिर तक्षशिला ले जा करके उसको पूरी शिक्षा दीक्षा दी, युद्ध की सारी ट्रेंड किया उसको, और ट्रेंड करके फिर सेना खड़ी की, और जो उन्होंने पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया नंद वंश पे। लेकिन नंद वंश ने, जो घनानंद है, उसको हरा करके भगा दिया, और ये चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों जान बचा के भागे वहाँ से। और फिर वापस आते हुए रास्ते में जंगल में जो वो जा रहे थे, तो जो अंधेरा हो गया बोलते हैं कि, तो फिर उन्होंने जंगल में कुटिया में शरण ली, जहाँ पर एक बुजुर्ग दादी और उसका पोता रहते थे। तो वहाँ पर उन्होंने विश्राम के लिए अनुमति मांगी, और वो जब वहाँ पर विश्राम कर रहे थे, तो जब उनको शाम का भोजन दिया गया, तो उस दादी का जो छोटा पोता था, वो जो है
बताते हैं कि वो रोटी तोड़ रहा था तो उसका रोटी से हाथ जल गया, गर्म रोटी से। तो उस दादी ने कहा कि तू भी जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की तरह मूर्ख है, इसलिए तुझे नुकसान हो गया। तो अब दादी को ये पता नहीं कि दोनों जो बैठे हैं मेहमान यही चंद्रगुप्त और चाणक्य हैं। तो चाणक्य जो बुद्धिमान ब्राह्मण था उसने पूछा कि कैसे आप कैसे कह रहे हो कि वो दोनों मूर्ख हैं। तो कहा उन्होंने मूर्ख ही हैं। उन्होंने जो है क्या किया कि सेना खड़ी करके सीधा जो है पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया। और वैसे ही मेरे इस पोते ने क्या किया, इस गरम गरम रोटी जो है इसके सीधे बीच पे आक्रमण की, मतलब बीच में जो है हाथ डाला, जिससे उसका हाथ जल गया। अगर ये रोटी किनारे से तोड़ता तोड़ता खाता तो इसका हाथ नहीं जलता, आराम से खाना खाता। ऐसे ही चंद्रगुप्त और चाणक्य जो है सीधा सेंटर पाटलिपुत्र पे हमला नहीं करके पहले बाहर के छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतते जीतते आगे बढ़ते और फिर बाद में लास्ट में जाके पाटलिपुत्र राजधानी पे हमला करते तो वो जीत सकते थे। तो उस ज्ञान से जो है चंद्रगुप्त जो है और चाणक्य वापस आए अपने तक्षशिला इस क्षेत्र में आए और वापस सेना इकट्ठी की और जो अपने में साथ होने वाले थे उनको अपने साथ लिया। और अब जो है बाहरी क्षेत्रों पे आक्रमण करते 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 फाइनली पाटलिपुत्र पहुंचे और नंद वंश को ख़त्म करके जो है मौर्य वंश की स्थापना की। देखो चाणक्य के बारे में एक कहानी और भी प्रसिद्ध है कि चाणक्य जब छोटा था तो एक बार उसकी माँ जो है बहुत उदास बैठी थी। तो चाणक्य ने उस अपनी माँ से पूछा कि आप आज बहुत उदास हो। तो तब चाणक्य की माँ ने पहले बताने से मना किया। जब ज़्यादा पूछा चाणक्य ने तो उसने कहा कि बेटा जब तू बड़ा हो जाएगा तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो कहा आपको किसने कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो आपको छोड़ के चला जाऊँगा। तो वो क्या, उसकी माँ थोड़ी ज्योतिष की जानकार थी। उसने कहा तेरे दांतों की बनावट ऐसी है तो इस दांतों की बनावट से ये प्रतीत होता है कि जब बड़ा हो जाएगा तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो चाणक्य ने पत्थर उठाया और अपने दांतों को ही तोड़ लिया कि बोला अब जो है मेरे दांत ही नहीं है तो अब जो है तो चिंता मत कर, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन अब जो है चाणक्य का नंद वंश में अपमान हुआ घनानंद के दरबार में, उसकी कुरूपता के कारण, दांत तोड़े हुए थे, कुरूपता, इसलिए उसको अपमान किया गया। तो अब जो है वो अपने अभियान में निकल चुका है, यानी घर परिवार छोड़ के तो जो है वो अपने इस मिशन पे निकल गया और ये नंद वंश को ख़त्म करके इन्होंने जो है मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त जो है प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बना। चक्रवर्ती सम्राट उसको बोलते थे जो संपूर्ण भारत की चारों दिशाओं पर जो राज करता था उसको चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट था जिसके अधीन पूर्व भारत के चारों क्षेत्र थे, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उसके अधीन थे। तो यहाँ पर इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसका जीवन परिचय लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य पीपली वन, ये जो नेपाल और उत्तर प्रदेश के जो वाले क्षेत्र में आता है, का क्षत्रिय जो है था। कुछ लोग इसको शूद्र भी बताते हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि वो क्षत्रिय वर्ण का था। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त के सहयोग से नंद वंशीय राजा घनानंद को पराजित कर उसने मगध में मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना करी थी। और उसने भारत में एकीकरण करके यानी पूरे लगभग पूरे भारत को जीत करके राजनीतिक एकता स्थापित की, यानी वह चक्रवर्ती सम्राट बना तथा राज्य में सुशासन स्थापित किया। मतलब अपने इस मौर्य साम्राज्य में सुशासन, अच्छा शासन स्थापित किया। उसने भारत को विदेशी प्रभाव यानी यूनानियों के प्रभाव से मुक्त कराया। यूनानियों के साथ इसका संघर्ष होता 305 ईस्वी में। जो सिकंदर था उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मौत के बाद जो है इस मध्य एशिया वाले क्षेत्र पर इसका शासन था सेल्यूकस निकेटर। तो इसको 305 BC में यानी ईसा पूर्व को पराजित करके इसने जो है 4 इसके राज्य इससे ले लिए थे। हेरात से लेके बलूचिस्तान तक का जो प्रदेश था उस पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। यानी वर्तमान में अफगानिस्तान और ईरान के नीचे और पाकिस्तान तक वाला जो पूरा क्षेत्र है ये चंद्रगुप्त, काबुल, कंधार और ये हेरात वाला क्षेत्र जो कमरान मकरान वाला क्षेत्र है, हेरात वाला क्षेत्र, ये पूरा जो है वर्तमान वाला अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला और ईरान के नीचे वाला क्षेत्र जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन आ गया था। तो ये हिंदुकुश पर्वतमाला तक जो है क्षेत्र है ये चंद्रगुप्त मौर्य के पास था। तो इस प्रदेश पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और हिमालय से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। उसके संपूर्ण साम्राज्य में अनेक गणराज्य फल फूल रहे थे। उसके जो राजतंत्रात्मक राज्य में कुछ गणराज्य भी थे जो है शासन चला रहे थे अपना। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ब्राह्मण चाणक्य से प्रभावित था, यानी उसके अधीन था, उससे जो है शिक्षा दीक्षा ले रहा था। ब्राह्मण
जो चाणक्य ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, लेकिन जो है जीवन के चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है शुरू में हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म बोलो हिंदू धर्म, उसको मानने वाला था, लेकिन अंतिम वर्षों में जैन धर्म के प्रति श्रद्धालु हो गया। अपने जीवन के अंतिम काल में वो जैन धर्म उसने अपना लिया था। आगे हम पढ़ेंगे अशोक, जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो चंद्रगुप्त का बेटा हुआ था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ था। तो ये तीन जो है मौर्य वंश के महान शासक थे। हमारे सिलेबस में चंद्रगुप्त मौर्य और उसका पोता अशोक है, और अशोक में उसकी धम्म जो हम पढ़ेंगे। तो जैन धर्म का प्रति श्रद्धालु हो गया था। जैन धर्म के बारे में यह है कि इसके चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम जो 15 वर्ष थे, उस समय इसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, बरसात नहीं हुई। तब जो कहते हैं कि वहाँ पर पाटलिपुत्र में 2 जैन संत रहते थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो जैन संत है, वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के दक्षिण में कर्नाटक में जैनों का तीर्थ स्थल श्रवण बेलागोला, वहाँ लेके चला गया। वहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के तहत जो एक संलेखना विधि होती है, संथारा, वो किया। इसमें क्या होता है कि जो है श्रद्धालु जो है भगवान से मन्नत मांगता है, भूखा प्यासा रह के अपना शरीर त्याग देता है, और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसकी इच्छा पूरी हो। तो जब बरसात नहीं हुई 15 साल तक, तो इसने जो है वहाँ पर संलेखना विधि संथारा करके, मतलब भूखा प्यासा रह करके इसने अपना शरीर त्याग दिया था। और कहते हैं कि उसकी मौत के बाद जो राज्य में खूब बरसात भी हुई थी, है ना। तो जैन धर्म के प्रति श्रद्धालु हो गया, और जैन धर्म की संलेखना विधि संतारा द्वारा शरीर त्याग भी इसने अपने अंतिम समय में किया 298 के अंदर। मगध 298 BC है ना, ईसा पूर्व में। मगध साम्राज्य को सुदृढ़ता इसने प्रदान की, उसके चौमुखी विकास पर ध्यान दिया, उसके सुशासन, सुव्यवस्थित और शांति स्थापित करके राज्य के लोगों के लिए अच्छा वातावरण तैयार करने किया। और चंद्रगुप्त एक कुशल राजनीतिज्ञ था, वीर योद्धा था, प्रशासक था, प्रजापालक था। वे अपने उत्तराधिकारियों के लिए सदैव आदर्श रहा, यानी एक बहुत ही अच्छा योग्य शासक था। डॉक्टर स्मिथ जो है ये कह रहे हैं कि अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल मौर्य साम्राज्य को जो है इसे को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर किया, यानी आगे की तरफ तरक्की की ओर बढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी शासकों के साथ कूटनीतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। तो इसका मिस्र के साथ, फारस के साथ, है ना, इन जो देश थे विदेशी शासक, उनके साथ भी इसका अच्छे रिलेशन थे। और जो मेगस्थनीज नामक जो विद्वान था, वो इसके दरबार में रहता था, यूनानी राजा का जो दूत था। इसके अलावा मिस्र और फारस के राजाओं से भी संबंध था इसका, तो सीरिया के राजाओं के साथ भी। तो विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार में भी इसने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को। तो मौर्य साम्राज्य में राजा केंद्रीय शासक का प्रमुख था। तो राजा ही सबसे महत्वपूर्ण शासक था। राजा जो शीलवान, परिश्रमी, उन्नतिशील, प्रजाहित चाहने वाला और शक्तिशाली और अनुभवी व्यक्ति ही जो वैसा व्यक्ति ही राजा होता था। जैसा राजा वैसी प्रजा, यह कहावत है कि राजा जिस टाइप का होगा प्रजा भी वैसी होगी। राजा योग्य टैलेंटेड होगा तो प्रजा भी उसी प्रकार, राजा एक्टिव होगा, टैलेंटेड होगा, मेहनती होगा, ईमानदार होगा, तो जनता भी वैसी होगी। वाली कहावत मौर्य साम्राज्य में सत्य प्रतीत होती है। मौर्य शासन में प्रजा सदैव राजा के अनुकरण करती थी, मतलब राजा जैसे कर, मतलब राजा को फॉलो करते थे कि राजा ऐसा करता है, राजा वैसा करता है, तो वैसा कार्य, मतलब एक आइडियल के रूप में राजा को लेकर के उस अनुसार जनता कार्य करती थी। मौर्य राजा निरंकुश होकर भी निरंकुश नहीं थे, यानी कठोर स्ट्रिक्ट होते हुए भी अंदर से जनता के प्रति दयालु थे। राजा सेना को के प्रमुख, न्याय प्रमुख, विदेशी मामलों के संचालक और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करते थे, यानी अपने दरबार के महत्वपूर्ण पद के जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति राजा ही करता था। राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होती थी, मंत्रिमंडल होता था। उच्च आचरण वाले योग्य व्यक्तियों को परामर्श राजा सदैव लेता था। तो जो अच्छे व्यक्ति थे, योग्य टैलेंट, उनसे राजा सदैव सलाह लेता था। 8 प्रशासनिक अमात्य यानी मंत्री उसके अधीन कार्य करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन 8 प्रमुख मंत्री थे। अन्य प्रशासनिक अधिकारियों में जो पुरोहित जो था, समाहर्ता, ये सन्निधाता, सेनापति और युवराज थे। इसके अतिरिक्त जो है प्रदेष्टा, व्यवहारिक, सेनानायक, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल, अंत्यपाल, दुर्गपाल, द्वारिक, आवर्तिक आदि जो है इसके दरबार के अधिकारी जो है कर्म थे महत्वपूर्ण। तो विशाल राज्य के सुसंचालन के लिए 5 प्रांत इसके थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो पूरा देश था उसको 5 स्टेट में बांटा। जैसे वर्तमान में भारत में कितने स्टेट हो गए,
29 हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इसके जो है 5 स्टेट थे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य, है ना। तो इसके लिए अलग अलग नाम लेते हैं। उत्तर के लिए उत्तरापथ, दक्षिण के लिए दक्षिणीपथ, तीसरा अवंती यानी जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, मालवा वाला, उसका अवंती, चौथा कलिंग यानी उड़ीसा, ये, और पांचवा मध्य प्रदेश, है ना। तो ये मध्य प्रदेश है, यूपी वाला ये जो क्षेत्र है, ये इसका पांचवा प्रदेश था। इस इन्हीं को भी फिर जनपद, स्थानीय, खावर्टिक, संग्रहण आदि, ये सभी जो है गांव के प्रकार, मतलब गांव, ये इसके आगे भाग थे, मतलब जो प्रांत है वो आगे इनमें बटे हुए थे, जनपदों में स्थानीय, खावर्टिक, संग्रहण, ये सभी प्रकार थे। जनपद के अंदर 800 गांव थे, यानी जनपद 800 गांव से मिलकर बना था। स्थानीय है उसमें 400 गांव थे, खावर्टिक में 200 गांव थे, संग्रहण में 100 गांवों का समूह था। गांव के प्रशासन को चलाने के लिए ग्राम सभा नियुक्त की। तो गांव को प्रशासन, जो गांव के जैसे पंचायत होती है आज के समय में, उस समय ग्राम सभा की नियुक्ति होती थी जो गांव का प्रशासन चलाती थी। तथा नगर प्रशासन को चलाने के लिए 6 प्रशासनिक समितियां थी, यानी 6 समितियां होती थी, वो जो है नगर का प्रशासन चलाती थी। पहली समिति जो है शिल्प कला समिति थी, दूसरी विदेशी समिति ने विदेशी मामलों की देखभाल करती थी, तीसरी जनसंख्या समिति थी, चौथी उद्योग समिति थी, उद्योगों का ध्यान रखती थी, पांचवी व्यापार वाणिज्य का ध्यान रखती थी, और छठी समिति जो कर संबंधित, टैक्स संबंधी थी, वो समिति थी। प्रधान समिति में कुल 30 सदस्य थे, यानी 30 सदस्य, 30 से 6 समितियां बनती है, यानी हर एक में 5-5 सदस्य हर समिति में थे, और प्रत्येक जो है समिति में 5 सदस्य होते थे। यह जो न्याय व्यवस्था भी, यहाँ की जो मौर्य साम्राज्य की न्याय व्यवस्था भी सुसंगठित थी। न्यायालय भी अनेक प्रकार के थे। धर्म स्थानीय न्यायालय होते थे, उसमें दीवानी मामले देखे जाते थे, यानी जो रुपये पैसों का लेन देन, झगड़े, लड़ाई झगड़े होते थे, उसका वो दीवानी मामले धर्म स्थानीय न्यायालय में देखे जाते थे। परीक्षा में पूछा जाता है, ये जो 6 समितियां हैं, ये जो 2 न्यायालय हैं, धर्म स्थानीय, कंटक, सौदक, इनके बारे में सवाल आता है 2-2 नंबर में। तो धर्म स्थानीय जो मामले, वो दीवानी मामले देखता था, और फौजदारी मामलों को देखने के लिए जो है कंटक, सौदक जो है न्यायालय होते थे। इस समय की गुप्तचर व्यवस्था, जो जासूस व्यवस्था थी, बड़ी सुव्यवस्थित थी। इसमें यह भी परीक्षा में पूछते हैं गुप्तचरों के बारे में। संस्था जो है उसके गुप्तचर जो है एक जगह रह करके काम करते थे, यानी, और जो संचार जो गुप्तचर होते थे वो भ्रमण करके, घूम घूम करके राज्य में पूरी व्यवस्था की जानकारी राज्य के पास पहुंचाते थे। तो ये गुप्तचरों के भी 2 भाग थे, संस्था और संचार। इनके बारे में 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है कि गुप्तचरों की संस्था और संचार क्या है, गुप्तचर 2 कितने प्रकार के थे, और उनके किस, उसकी क्या रूपरेखा थी। तो संस्था जो एक जगह रह के काम करने वाले जासूस थे, संचार जो भ्रमण करके काम करने वाले जासूस होते थे। तो नेक्स्ट 30 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का वर्णन चाणक्य के द्वारा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।